हम्म, बच्चों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो प्रीलिम्स के लिए है, जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है या अन्य विशेष परीक्षाओं के प्रीलिम्स के लिए है। इससे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए देखेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अभी जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 दिनों में मेरा है कि प्लान है कि कुछ डिस्कस किया जाए किस तरह के ट्रेंड बदले हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेंड बदला है उसमें एलिमिनेशन वाला जो बिंदु है, जो एलिमिनेट करके हम आंसर जो ले लेते थे तो उसको थोड़ा कम किया है। और कुछ और भी बदलाव है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब करेंगे। तो किसी ने कहा कि सर ऐसा क्या करें कि प्रीलिम्स जो है ख़राब ना हो। ख़राब होने का मतलब है कि जो है प्रीलिम्स हो जाए। आप क्या करते थे? तो देखिए, मेरा सिंपल फंडा था कि मेरा कभी यूपीएससी में आईएएस में 4 अटेम्प्ट दिया, चारों बार मेरा प्रीलिम्स हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता था या आज भी पढ़ता हूँ। हाँ, एक सिंपल जो रूटीन फॉलो मैं ज़रूर करता था। सबसे बड़ी बात रही कि मैं रिवीजन पे काफ़ी ध्यान देता था और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बार बार रिवाइज करता था। और मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैं कुछ नया ना पढ़ करके केवल रिवाइज करता था। तो मुझे लगा कि तथ्यों को याद करने में उससे काफ़ी मदद मिली। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही रिवाइज करें, लेकिन रिवीजन तो मस्ट है। आप रिकॉलिंग कर सकते हैं, शाम में भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, एक रिवीजन एक ऐसा जो है ना टर्म है या एक प्रोसेस है जिससे आप तथ्यों को भूलते नहीं हैं। और फिर दूसरी चीज़ मैं ये करता था कि मैं स्पेकुलेट करता था कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती हैं और जो क्वेश्चन सेटर हैं वो कहाँ तक पूछ सकते हैं, किस तरह से दिमाग लगा सकते हैं और कहाँ पे वो जो है मतलब ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो उसका फ़ायदा होता था। तो वो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं एक ही वाक्य कहूँगा कि आप खूब रिवाइज करें। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम लोग जो है ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखिए, सामान्य जो प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काम करेंगे, उसमें आपको डेजर्ट से यानी डेजर्ट से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डेजर्ट जो ये है, ठीक है, डेजर्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा जो वर्ल्ड का जो डेजर्ट है उनके लोकेशंस वगैरह को देख लें। ठीक है, और कहाँ पे हैं, उसकी खासियत क्या है, तो वो कहीं भी मिल जाता है। तो जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात हम अभी करेंगे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहाँ है, वेस्ट में कि ईस्ट में? तो वेस्ट में है। एक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसी के आधार पे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक का चयन करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो है ना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ ईस्ट भाग है, दक्षिणी पूर्वी, वहाँ पे ये आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। और लगभग जो है ना 500 माइल्स इसका एरिया है और एक बहुत बड़ा सा डेजर्ट है। इसके अलावा सिम्पसन डेजर्ट वहीं है, गिब्सन डेजर्ट वहीं है, कई डेजर्ट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसके अलावा अन्य डेजर्ट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे तकला मकान जो है काफ़ी फेमस है, चाइना का, पूछता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डेजर्ट को एक बार देख लें, उसका लोकेशन देख लें। मुझे लगता है कि डेजर्ट से एक क्वेश्चन आना चाहिए और आता भी है। ठीक है, अगला एक टॉपिक है कि देखिए, इधर हाल के क्वेश्चन में आपको वन्य जीवों पे भी क्वेश्चंस आने लगा है, जो खासकर जो चर्चा में रहे हैं
उस पर क्वेश्चन आने लगा है। जैसे कुनो नेशनल पार्क में जो चीता वगैरह है तो उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने रेड पांडा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रेड पांडा जो है, रेड पांडा ये बेयर फैमिली का होता है, यानी भालू के परिवार का एक सदस्य होता है, भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। इसका लोकेशंस क्या है? हिमालय में जो रहने वाले बहुत सारे वन्य जीव वगैरह हैं, वनस्पति की बात मैं नहीं करूँगा, वो कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे कि वनस्पति से भी क्वेश्चन आता है, हिमालय की वनस्पतियों से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वनस्पति की भी बात न करते हुए हम बात करेंगे आपको वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा जो है ना बियर फैमिली का है, यानी भालू के परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। और हिमालय के जो है ना दक्षिणी चोटियों पे पाया जाता है। इसके अलावा जो है ना चाइना में जो साउथ वेस्ट चाइना है वहाँ रेड पांडा पाया जाता है, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब क्षेत्र में जो है रेड पांडा मिलता है। तो एक तो लोकेशन हो गया और किसकी फैमिली है। तो इस तरह से जो है ना यूपीएससी में भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाने का ट्रेंड चला है। अब यूपीएससी में भी इस तरह से प्रश्न या अन्य जैसे यूपीपीसी वगैरह में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है बहुत ही आसान, जिसको हम लोग तीसरी चौथी क्लास में भी पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में, ठीक है। जिसको हम घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी से क्वेश्चन आता है नेपेंथिस, जिसको बोला जाता है नेपेंथिस। तो नेपेंथिस से आपको पता ही होगा, इसको कीट भक्षी भी कहते हैं। नेपेंथिस को क्या कहते हैं? कीट भक्षी। तो नेपेंथिस जो है या पीचर प्लांट, आपने पढ़ा है ना। मुझे लगता है कि अब तो बच्चे जो नए नए हैं वो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ लेते हैं। हम लोग 5वीं 6वीं तक जान ही गए थे कि नेपेंथिस क्या है, पीचर प्लांट क्या है, ठीक है। ये आपका ये कीटभक्षी पौधा होता है और श्रीलंका और भारत इंडिया में भी पाया जाता है। खासकर जो है ना असम में नेपेंथिस आपको काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है। असम के जो रहने वाले हैं या फिर वो लोग जानते होंगे, मतलब वहाँ पीचर प्लांट काफ़ी मिलता है असम में। तो ये क्या है? एक प्लांट है। प्लांट में जो हर्ब कैटेगरी का एक प्लांट होता है, हर्ब कैटेगरी का, ठीक है, श्रब नहीं, हर्ब कैटेगरी का वो होता है, यानी शाक प्लांट है, हर्ब कैटेगरी का प्लांट होता है, ट्री नहीं होता है। ये छोटा सा दलदली जगहों पे मिलता है। ये सारे पॉइंट आप जो नोट कर सकते हैं, दिमाग में नोट कर सकते हैं। दिमाग में तो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। ये तो दलदली स्थान या जो आपका नमी वाला स्थान है वहाँ पे ये प्लांट मिलता है, ठीक है। और इसका जो ढक्कन होता है, ठीक है, कलश के रूप में इसका जो आपका जो ये पौधा जो होता है, इसकी पत्ती ही जो है ना एक कलश के रूप में हो जाती है। पत्ती का मतलब लीफ ही, पत्ता ही कलश के रूप में हो जाता है। और जिसके मुंह पर एक ढक्कन होता है वो भी उसी लीफ का पार्ट होता है, ढक्कन होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि एक तरह का ये लिक्विड निकालता है। एक तरह का क्या निकालता है? लिक्विड, पढ़ा भी होगा आपने, मकरंद जिसको कहते हैं। और लिक्विड निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। और वो मीठा तरल पदार्थ होता है, मतलब मीठा होता है। इसीलिए जो है ना आपके जो कीट जो है ना, इंसेक्ट है, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एक वनस्पति हो गया, वहाँ पे अब जो वाइल्ड लाइफ हो गया। तो ये ट्रेंड बदल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक। कहने का मतलब है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो रिवर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ल्ड लेवल की रिवर्स की बात करें, चाहे इंडिया के रिवर्स की बात करें, तो कुछ रिवर्स हैं। जैसे लीना रिवर है। लीना रिवर का लोकेशन आप बता सकते हैं? लीना रिवर कहाँ है? लीना रिवर जो है रशिया में है, ठीक है। और ये कहाँ इसका डाउनफॉल होता है, कहाँ गिरती है? ये आर्कटिक ओशन में जाकर गिर जाती है लीना। इसी तरह से आपको टिग्रिस जो है ये टोरोस माउंटेन से निकलती है, टिग्रिस, ठीक है। दजला फरात का नाम सुना है? तो दजला जो है उसको टिग्रिस कहा जाता है, ठीक है। ये फारस की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शियन में गिरती है टिग्रिस।
तो लीन 8 डिग्री से, एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो पूरे वर्ल्ड के जो रिवर्स हैं कहाँ गिरती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, उसकी खास बात क्या है, इसको आपको देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको, जैसे हम एक बात करें माही की, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, माही एक नदी है आपको जो है ना गुजरात और अ, राजस्थान में, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, और फिर कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इसी तरह से जैसे आप देखें अफ्रीका में एक रिवर है जिसका नाम है जायरे रिवर, वो आपको विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। इसी तरह से एक लिम्पोपो रिवर है, बहुत सामान्य फैक्ट है सब, लिम्पोपो रिवर है, मुझे याद आ रहा है साउथ अफ्रीका में है लिम्पोपो रिवर, और वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी क्या उसको कहेंगे, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरह के फैक्ट आपको बार बार रिवाइज करके याद कर लेने होंगे। तो रिवर को अच्छे से, इंडिया का रिवर हो, वर्ल्ड का रिवर हो, आप याद कर लें, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा। लेक से भी तो क्वेश्चन आते हैं। लेक जो है आप जैसे पूछा जाए सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान में है, और सांबर लेक राजस्थान में है, और सबसे बड़ा खारे पानी की झील है ये, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी जो है ना पुलिकट, ये भी खारे पानी की है, और ये कहाँ है, ये तमिलनाडु और जो है ना आंध्र प्रदेश के सीमा पर अवस्थित है। नहीं, तमिलनाडु TN कर दें, तमिलनाडु और AP आंध्र प्रदेश की सीमा पे अवस्थित है पुलिकट, दोनों खारे पानी की झील है। तो इंडिया में सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर हो गया जो राजस्थान में है, पुलिकट जो सेकंड नंबर पे है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पुलिकट। और श्रीहरिकोटा आइलैंड का नाम सुना होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ से आपको सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा द्वीप ही इस पुलिकट को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है। तो ये खास बात है, कहने का मतलब अन्य लेक और इंडिया में मीठे पानी की झील कितनी है, खारे पानी की झील कितनी है, यानी साल्टी वाटर लेक, ठीक है। इसी तरह से लैगून कौन कौन है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे। टॉपिक भी साथ साथ में बताते चल रहा हूँ कि टॉपिक भी आप याद करते चलेंगे, क्वेश्चन ही नहीं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सवाल है आपका, पेंजिया कंटिनेंट, पेंजिया महासागर, ये महाद्वीप की बात करें, कंटिनेंट की बात करें, तो आपको पता है कि ये पेंजिया जो था, पेंजिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता था, यानी उत्तरी भाग इसका लॉरेशिया कहलाता था, नहीं ना, उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाता था, ठीक है। ये पहले एक ही महाद्वीप था जिसको सुपर महाद्वीप, सुपर कंटिनेंट कहा जाता था, जिसका नाम था पेंजिया। तो पेंजिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया कहा जाता था, और जो सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना कहा जाता था। नहीं, इतना तो क्लियर है। गोंडवाना जो है ना एक, ये गोंडवाना की बात करें, लगभग जो है ना 55 करोड़ से लेकर के आपको 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है, ठीक है, किसका, गोंडवाना का। बाद में तो अलग हो गया, अभी जो है ना 7 कंटिनेंट दिखते हैं। तो गोंडवाना लैंड जो है उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो भारत के गोंडवाना क्षेत्र में, गोंडवाना लैंड है ना भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो सुएस नामक एक जो है ना आपके जियोग्राफर थे, तो उन्होंने ही इसका नाम रखा था, यानी जो सदर्न पार्ट है पेंजिया का गोंडवाना, तो गोंडवाना नाम किसके द्वारा दिया गया था, सुएस के द्वारा दिया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग। और इसके चारों तरफ, यानी इस पेंजिया के चारों तरफ जो एक ही ओशन था जिसको सुपर ओशन कहा जाता था, जिसका नाम था पेंथालासा,
ये जो बीच बीच में डॉटेड अगर थोड़ा सा हम बना दें तो ये जो महासागर हो गया, सुपर महासागर, उसको कहते हैं पेंथालासा। तो पेंथालासा और पेंजिया, पेंजिया के चारों तरफ पेंथालासा था। आज 4 ओशन है, कई जगह जो है ना सदर्न ओशन को मिला देंगे तो आज 5 ओशन है, लेकिन सामान्यतः आज 4 ओशन है। और फिर जो है ना 7 जो है ना कंटिनेंट कहे जाते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है और सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। तो अब इसकी बात चली है तो कुछ कुछ टर्म्स भी आते हैं जो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए टर्म्स में क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम एशिया की बात करें, एशिया जो है ना महाद्वीप यानी कंटिनेंट की बात करें तो इसको मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। मतलब मानव सभ्यता का पालना नहीं, सबसे पहले जो है ना आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ या फिर जो ना उसका डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो वो एशिया को माना जाता है मानव सभ्यता का पालना। इसी तरह से उत्पत्ति केंद्र कहें, मानव की उत्पत्ति का केंद्र तो वो अफ्रीका था, ठीक है। अफ्रीका जो है ना मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इसको अंध महासागर, ब्लैक कंटिनेंट भी कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप को जो है ना शांत जो है ना प्रायद्वीप कहा जाता है, शांत प्रायद्वीप कह सकते हैं, या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह सकते हैं। प्रायद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट्स, तो सब कॉन्टिनेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। प्रकीर्णित प्रायद्वीप भी यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को प्रकीर्णित प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ईयू को, ठीक है। हाँ, मतलब बिखरा हुआ। इसी तरह से मतलब इस तरह के कुछ टर्म्स वगैरह आते हैं जो विविध क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, जिक्के का क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोलंबस नॉर्थ अमेरिका की खोज की, कब की, तो ये सब पूछा जा सकता है। 1492 वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498, ठीक है। कोलंबस सबसे पहले जा कर के कहाँ पहुँचा, वहाँ के लोगों को क्या कहा, तो रेड इंडियंस। कहने का मतलब है कि ये सामान्य सी चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए। आप नज़र बनाए रखें प्रोडक्शन पे भी, और वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी लेटेस्ट डाटा आता है प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन की बात करें, जैसे अभी हम लोग टी प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो टी प्रोडक्शन में सबसे अधिक जो चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में, ठीक है, चाइना में। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, खास बात है। चाइना जो उत्पादक तो है ही, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। 24 मिलियन टन वो चाय का उत्पादन करता है। इंडिया दूसरे स्थान पे है, ठीक है, 9 लाख टन उत्पादन करता है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर कौन हो गया? चाइना हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन हो गया? आपका इंडिया हो गया। तो इस तरह के लिस्ट वगैरह आता है आपका, जो है ना उसको याद कर लेना होगा कहीं ना कहीं। ये याद करना थोड़ा कठिन रहता है, तो बार बार रिवाइज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक क्वेश्चंस जो है ना कई बार छोटे मोटे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। BS4, ठीक है। BS4 जो है आप देखिए, भारत स्टेज 4 इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? BS4 को भारत स्टेज 4। ये एक कैटेगरी है, और इस तरह के इंजन वाले वाहनों की बिक्री अब नहीं होती इंडिया में। BS4 वाले वाहनों की बिक्री अब इंडिया में नहीं होती। 1 अप्रैल 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है कि BS4 इंजन वाले आपको यहाँ पे उस तरह के वाहनों की बिक्री नहीं होगी, वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। अब कहा गया 1 अप्रैल 2020 के बाद ये बिक्री नहीं होगी, तो कौन सी बिक्री होगी? तो 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो BS6 वाले जो हैं उन्हीं वाहन की बिक्री होगी। तो मतलब वाहन की बिक्री होगी या फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा। तो ये इसको भी देखिए, BS वगैरह से रिलेटेड जो है ना कहीं पे भी कोई न्यूज़ आता है, कुछ अपडेट होता है, तो ये जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन सेट करते हैं।
तो इस चीज़ को आपको इस तरह से देखना चाहिए। लास्ट यानी हम जो है ना 10th टॉपिक या क्वेश्चन की बात करें तो एक जनरल क्वेश्चन जो आप जानते होंगे कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो ना डे की बात की जाती है, महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 3 मार्च। तो 3 मार्च को जो है ना विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 21 मार्च बहुत फेमस है, 21 मार्च आपका वानिकी दिवस, ठीक है, फॉरेस्ट्री दिवस मनाया जाता है, वानिकी दिवस। 18 अप्रैल, तो देखिए कहने का मतलब है 18 अप्रैल जो है आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ठीक है, हेरिटेज डे मनाया जाता है, यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसी तरह से 22 मई बहुत फेमस है, कई जगह पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो ये एक जो है ना मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरह के इम्पोर्टेंट डे भी पूछे जाते हैं और एकदम सामान्य डे नहीं पूछे जाते। इसी में देखिए तो वाइल्ड लाइफ डे हो गया आपका, वानिकी दिवस हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे हो गया और बायोडाइवर्सिटी डे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अलग जा कर के आपको याद करना होगा ये सब, और पर्टिकुलर साल में आपको थीम भी याद करना होगा, ये क्या थीम है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, रिस्पांस अच्छा आएगा तो ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, नहीं भी आएगा तो भी मैंने सोच रखा है कि करेंगे और आपको फ़ायदा ही होगा। तो ठीक है, फिर आप सभी लोग पढ़ते रहिए और कुछ क्वेश्चंस या किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो कमेंट में भी बता सकते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं, वो कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देंगे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। चलिए ठीक है, तो फिर जो है ना नेक्स्ट डे मिलते हैं।